कहानी अब में आप सबके लिए दीदा दिल फरशेरा, एक कंप्लीट नावल आप सबके लिए जिसका नाम है दिल ठहर जाने का मौसम। राइटर शाजिया चौधरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। रेलिंग के करीब कुर्सी घसीट कर बैठते हुए वो एकदम चौंक कर सीधा हो गया। नज़रें सामने निशात मंजिल के अगबी हिस्से पर मरकूज हो गईं। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। दोनों घरों के दरमियान महज 5 फुटी तंग सी गली हाइल थी। दोनों तरफ के टेरेस इमारत की हदूद से कुछ इस तरह आगे को बढ़ रहे थे जैसे सर जोड़कर सरगोशियाँ करने की शदीद हसरत में बेचैन हो। निशात मंजिल के टेरेस के ऐन नीचे वसी और सहन था, जिसके कोने पर छोटा सा सरसब्ज़ कता बना हुआ था, रंगारंग मौसमी सब्जियों से मुज़य्यन। दीवार के साथ मोटरसाइकिल खड़ी थी। बरामदे की दीवार के साथ लंबा चौड़ा बोसीदा सा तख्त रखा था। टेरेस की सफ़ेद आहिनी रेलिंग से टेक लगाए शोल्डर कट बालों वाली लड़की किताब में सर दिए बैठी थी, जबकि नीचे सहन में एक तूफ़ान बपा था। अम्मी, अगर आज शाम कबल अज़ अफ्तारी आपको अपने प्यारे बेटे टीपू की झलक देखने को ना मिले तो घबराइएगा मत। शफ्तल ने दांत पीसते हुए ताक कर तख्त की सिमत हिल वाली जूती का फायर किया था। जवाब में एक कराह बुलंद हुई। अम्मा देख, हाँ देख। इसने सर को कासिद बना के अंदरूनी खुले दरवाजे से माँ को अपना दुखड़ा सुनाया। क्या कर दिया टीपू भाई ने आपी? टेरेस पर बैठी लड़की ने रेलिंग पर हाथ रखकर नीचे का मैदान हशर मुलाहिजा करते कुछ झुंझला कर पूछा। इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। इसने तो जो करना था कर दिया, अब ये देखो मैं इसका करती क्या हूँ। शफ्तल ने जूती का दूसरा फायर दागते हुए बड़े बाज लहजे में जवाब दिया। वो हंस पड़ी। क्या अचार, आमलेट या चटनी? इसे भी लुत्फ आने लगा था। टीपू ने भन्ना कर ऊपर देखा। तुम्हारे कबाब बना के तल के तो मैं अफ्तारी के बाद खाऊंगा। फ़िलहाल ज़रा दुश्मन को मुँह की खिला दूँ, जिसे मेरी 1 साल की एज सनियाटी का भी लिहाज नहीं है। शफ्तल भागकर खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होकर पलक झपकते में अपनी पेंसिल हील का जोड़ा ले आई। इस आछी हथियार का वार डाढ़ा ख़तरनाक था और सहने के लिए बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत थी। लिहाजा बचाव के लिए इसने अंदर से बरामद होते शामत अमाल के मारे 10-12 साल लड़के को ढाल की सूरत में आगे कर दिया कि कुछ इसका लिहाज कर जाएगी। मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो इससे पहले ही फायर खोल चुकी थी। छोटे मियाँ तेवरा कर गिरे, एक जन्नाटेदार चीख मारी और पूरे सुरताल और वॉल्यूम के साथ शुरू हो गए। इसी दम अंदर से अम्मी बरामद हुई। मेरे अल्लाह, क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने डपट कर दोनों से पूछा, जिनका जोश हरीफाना छोटे मियाँ के मुंह का गार खुलने से काफ़ी हद तक सल्ट पड़ चुका था। मुझे तोपदम करने का प्रोग्राम बना रही थी ये। टीपू ने झट माँ के पीछे पनाह लेते हुए शिकायत दागी। आपको पता है इस खबीस ने किया क्या है? मेरी कीमती नई नकोर नायलॉन की जुराबों के साथ। शफ्तल ने खूनखार नज़रों से इसे घूरते हुए तैश के आलम में मुठ्ठियाँ भींच कर माँ से कहा था, इन्हें अपने फुल बोट्स के साथ पहन कर गया था खेलने, तो वापस भी तो कर दिया ना। माँ के पीछे छुपे छुपे इसने सर निकाल कर सफाई पेश की। शफ्तल के तो सर से लगी तलवों पर बुझी। वापस इस हाल में किए हैं कि वो बासानी क्लोरोफार्म की जगह इस्तेमाल की जा सकती हैं, बल्कि एक छिपकली और 2 काकरोच तो अभी भी इन्हें सूंघकर आलम मदहोशी में पहुंच चुके हैं। शाह बख्त को अपना बेसाख्ता कहकहा जब्त करना दुश्वार तर हो गया था। इसी लम्हे नीचे से रबिया की पुकार सुनाई दी। इसे ही ड्रामा एंड क्लाइमेक्स पर छोड़कर नीचे जाना पड़ा। दूध वाला घंटी पे घंटी बजा रहा था। माइग्रेशन केस की सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, तुम कल से कॉलेज ज्वाइन कर लो। कॉलेज बस की फ़ीस भी दे दी है। अफ्तारी के दौरान इसने बताया। रबिया के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। थैंक गॉड, मैं तो इन 25 दिनों में घर में अकेली रह रहकर तंग आ गई थी। चलो, इस तरह मेरी फ़िक्र भी कुछ कम होगी। ऑफिस में भी सारा वक्त तुम्हारी तरफ ध्यान लगा रहता है। पकौड़ों से इंसाफ करते हुए शाह बख्त ने कतरे तमानियत से कहा, नई जगह, नए हालात, ऐसे में एडजस्ट करना आसान काम नहीं है। हाँ, वगरना इस किस्म की सिचुएशन को तो कभी सोचा भी नहीं था। रबिया के चेहरे पर हज़्नो मलाल के साए लहरा गए। आराम से यार। शाह बख्त इसका हाथ थपथपा कर उठ खड़ा हुआ। तुम ये फैलावा समेट लो, फिर नमाज पढ़कर वॉक के लिए निकलेंगे। इसने बैरूनी दरवाजे का रुख किया। अरे याद आया भाईजान, पाव भर दही लेते आइएगा वापसी में। रबिया ने याद आ जाने पर पीछे से हाँक लगाई थी। वो सर हिलाकर दरवाज़ा लॉक करने का कहकर बाहर निकल गया।
अम्मी जानी नेक बनो नेकी फैलाओ कि ये रिहर्सल आखिर कब तक जारी रहेगी। चलगोज़े फांकते हुए टीपू ने बड़ी संजीदगी से इस्तफसार किया था। कम अज़ कम मेरी ज़ातियात का हाल तो बहुत ही पतला हो चुका है। सिटिंग रूम का कालीन तरसता है मेरे ज़माने भर की गल्त से आलूदा जॉगर्स के लम्स को। मेरे कपड़े अलग वार्डरोब में हब्स दम का शिकार हो चले हैं। किताबें रैक में लगी लगी अकड़ गई हैं। मोज़े और टाइयाँ सोफ़े की पुश्त से जुदाई के अजाब झेल रही हैं। और मैं ऊपर नीचे आराइश और जमाल सफाइयाँ कर करके शफ़ाफ चमचम करते फ़र्श में अपनी शक्ल देख देख कर ऊब चुकी हूँ। शफ्तल क्यों किसी से पीछे रहती। बेगम आफरीदी अपना सर पीट कर रह गई। अल्लाह रही मेरी औलाद है, जी भर के रोशन करेगी अम्मा अब्बा का नाम। सुगरा भाभी के सामने खाक डलवा के रहेगी मेरे चूंडे में। आपने भी इन्हें हव्वा बना दिया, गोया भाभी सुगरा नहीं क़यामत सुगरा आ रही हो। जैसे वो ताई नहीं कसाई हूँ, हमारी तवानाई ज़िबह करने के मुश्ताक। शफ्तल ने टीपू की तायद की। बाई में इख्तलाफात और जंगो जदल अपनी जगह, मगर दो तरफा मफादात पर ज़र्ब पड़ने की सूरत में दोनों एक हो जाते थे। कब सुधरोगे तुम दोनों? उन्होंने पेशानी पर हाथ मारते बेबसी से इन्हें देखा। लेके छोटों को भी अपने रंग में ही रंग लिया। भला सोचो तो सुगरा भाभी क्या राय कायम करेंगी मेरे मुतालिक? क्या औलाद पैदा किया ये बेनथे बैल? तुम्हें क्या मालूम किस कदर वज़क़ता की खातून है वो। इंतहा से ज़्यादा सफाई पसंद, कम गो, हम वक्त काम में मगन, अदब आदाब सलीके तरीके वाली। कुछ तो मेरा भरम रख लेना भाई उनके सामने। अम्मी ने ताई सुगरा का बार बार खींचा गया नक्शा एक बार फिर दोहराया। इसीलिए तो हम अपनी फितरत से हटकर नेक परवीन फजल दीन बने हुए हैं अम्मी। शफ्तल मिनमिनाई। इनकी कोई औलाद भी तो होगी अम्मी, टीपू ने ड्रामाई अंदाज में उनसे कहा। शफ्तल ने कड़ी निगाहों से घूरते हुए मलामत अंगेज़ लहजे में कहा, कुछ हया कर लो। वो ड्राई फ्रूट खा रहा था, इसीलिए उसने कहा कि खोजे कहीं के सरेआम टेरेस पे चढ़ के खा रहे हो तुम। आज अम्मी की आंख सहरी ख़त्म होने से 5 मिनट पहले खुली थी। अफरा तफरी जल्दी जल्दी में जिसके जो हाथ लगा खाकर रस्म पूरी की। निर्मल और शफ्तल तो अम्मी की एक दो आवाज़ों पर लब्बैक कहती उठ खड़ी हुई थी, मगर टीपू को 10 मिनट की मेहनत के बगैर उठाना नामुमकिन था। लिहाजा वो ठाठ से उन पर इल्ज़ाम धर के खाने पीने की तमाम हसरतें पूरी कर रहा था। 3 बजे हैं। अच्छा उनके बच्चों का तो बता दें। 3 है भाई, माशाल्लाह जवान जहान। अम्मी ने मतानत से जवाब दिया। अच्छा क्या तनासब है इनका? टीपू के रगे रियाजी फड़की। मेरा मतलब है कितने लड़के और कितनी लड़कियां। लड़के और लड़की के लिए मखसूस इस्तिलाह। अपनी निर्मल की उम्र की होगी। अम्मी ने तफसीलात की पिटारी खोली। अच्छा टीपू के लहजे और चेहरे पर इश्तियाक उमड़ माशाल्लाह। अम्मी के घूरने पर जल्दी से बोला, इससे बड़ा वकास है, यही कोई तुम्हारा हम उम्र ही होगा। वाह, टीपू ने मुसर्रत से कहा, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। और सबसे बड़ा वकार है, वो तो तुमसे काफ़ी बड़ा है। अम्मी तफसीलात की जंबील बंद करके उठ खड़ी हुई। अब उठो और पिछली गली में अफ्तारी दे आओ। शफ्तल तुम भी आओ, प्लेटों में लगाओ सामान। अम्मी ने किचन के खुले दरवाजे का रुख करते हुए दोनों को उनकी ड्यूटी बताई। वकार भाई काफ़ी बड़ा, दूसरे मायनों में तुम्हारा बोझ तो हमारे सीने से सरका। टीपू ने पुरख्याल अंदाज में मायने खेज नज़रों से शफ्तल को देखते हुए कहा था, और साथ ही एकदम लुढ़क कर सीढ़ियों के पास खिसक गया। वगरना शफ्तल का पूरी कुव्वत से दागा गया तरबूज का स्कैड मिसाइल उसके सर पर आकर फटना था। जी कौन? शाबख्त बाथरूम में गुसल कर रहा था। डोरबेल मुसलसल ढिठाई से चीखे जा रही थी। बिलाखिर कोई चारा कार ना पाकर रबिया खुद ही गेट तक आई। बंद गेट के दूसरी तरफ ब्राउन चमकदार घने बालों से सजा खुशनुमा सर झलक रहा था। गेट के निचले खला से चमकते दमकते पिशावरी चप्पल ने आने वाले के मर्द होने की निशानदेही की थी। फिर आवाज़ ने इसकी 100% तस्दीक कर दी। जी अफ्तारी ले लीजिए। निशात मंजिल से वो हलावत अपने अंदर जज्ब करते हुए खनकार कर बोला। रबिया ने परेशानी के आलम गेट के ऊपर से झलकते बालों के ढेर को देखा। गेट के ऊपर लगी ग्रिल इतनी ऊंची थी कि वो एड़ियाँ उठाकर भी बाहर से आई कोई चीज़ नहीं थाम सकती थी। 1 मिनट वेट कीजिएगा। बिलाखिर किसी नतीजे पर पहुंचकर वो अंदर लपकी, चाबी से लॉक खोला। आवाज़ ऐसी सुरीली है तो आवाज़ वाली कैसी होगी? टीपू की मुतजस्सिस निगाहें ऊपर उठीं, फिर जैसे वापस पलटना ही भूल गईं। मुजस्सम मासूमियत, मुजस्सम रानाई, मुजस्सम सादगी, क्या था इस परिवेश, इस पैकर ज़ेबा में, इस दिलनशी सरापे में कि इसका दिल लरस कर रह गया। धड़कनें पसली तोड़कर इस बुत तनास के कदमों में लौटने को मचल उठी थी। जिलाइए। काफ़ी देर तक इसकी सिमत से कोई पेशदस्ती न होने पर रबिया ने कदर हैरानी से इसके चेहरे की सिमत निगाह दौड़ाई।
اس کی تکہ بازی صحیح ثابت ہوئی۔ اس کا براؤن بالوں والا سر دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا ضرور اس بندے کی آنکھیں براؤن ہوں گی، مگر ان آنکھوں میں تحریر، خمار آلود وارفتہ سی کیفیت اس کے لیے خاصی بوکھلا دینے والی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پلیٹ خالی کر کے اپنی طرف سے اس میں کچھ بھر کر لے آئی۔ ارے یہ تکلف کیوں کیا آپ نے؟ نگاہ سے اس کی آرتی اتارتے شائستگی سے بولا۔ شکریہ آپ کا، وہ آہستگی سے کہہ کر اندر کو ہو گئی۔ ٹیپو نے درزیدہ نگاہ گیٹ سے جھلکتے سراپے پر ڈالی، پھر 5 فٹی گلی عبور کر کے اپنے گھر کے عقبی دروازے سے اندر کی سمت بڑھ گیا۔ اس قدر سادہ سنجیدہ انداز تھا اس کا، کتنا شستہ اور شائستہ لہجہ، فی زمانہ ایسا مجسمہ حسن و تمکنت کہاں مل سکتا ہے؟ وہ جذب کے عالم میں سوچ رہا تھا، بھائی واہ، آج محترم ٹیپو آفریدی بھی بے دل ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں اونچی دکان پھیکا پکوان۔ ٹیپو نے شدید غیظ و غضب کے عالم میں انکشاف کیا۔ اسے کہتے ہیں ڈھول کا پول کھولنا۔ شفتل نے بھی دانت پیس کر جوش غضب کا اظہار کیا۔ اسے کہتے ہیں بھائی کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ عمران میاں کیوں نہ حصہ لیتے میدان جملہ بازی میں؟ اوفو، اب بس بھی کرو۔ امی کھسیائی ہوئی سی بولی۔ اب مجھے کیا خبر تھی کہ ان 5 سالوں میں سغرا آپا اتنی بدل جائیں گی؟ وہ خجل سی ہو کر بولی۔ اتنی؟ ٹیپو کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ آپ صرف اتنی بات کرتی ہیں، مروا دیا ہمیں اٹھک بیٹھک کروا کے۔ دن رات تائی کی پر جلال، پر نور، پر ہیبت صورت نگاہوں میں گھومتی رہتی، سانس لیتے سوتے جاگتے آنے والے اندوہناک دنوں کا تصور حولائے رکھتا۔ آپ نے تو ہمارا خون ہی خشک کر کے رکھ دیا۔ وہ زبان دانی کے اس مظاہرے پر ہنسنے لگا۔ اچھا بس نا، امی شرمندہ سے جھنجلا کر بولی۔ چلو اسی بہانے تم لوگوں کو ڈھنگ تو آیا زندگی کا، اور ان کے رنگ ڈھنگ ملاحظہ کیے ہیں آپ نے؟ وہ تائی سغرا کے 9 نہالوں کے شفتل آگ بگولا ہوتے بولی۔ تائی ماں اپنے اہل و عیال امی کے کھینچے گئے خاکے سے قطعی مختلف تھیں۔ آج صبح وہ تشریف لائی تھی، انہیں دیکھ کر سب کو جھٹکا سا لگا۔ جدید طرز کا فینسی سا شلوار کرتا پہنے، رنگے ہوئے سرخ بالوں کے ہمراہ ڈھیر جیولری اور میک اپ سے مزین سراپا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا تائی محترمہ کا یہ انداز۔ 5-6 سال پہلے تائی جان کی وفات پر امی کوئٹہ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد وقار کو قطر میں جاب مل گئی تو ساری فیملی ادھر شفٹ ہو گئی۔ اب طویل عرصے بعد وطن واپس آئے تھے۔ 5 سالوں میں 5 صدیوں کا فاصلہ سمٹ گیا تھا۔ بیگم آفریدی تو دم بخود رہ گئی۔ بچوں کو تو انہوں نے صرف قصے ہی سنائے تھے، مگر خود تو وہ سغرا بھابھی کو برسوں سے جانتی تھی۔ شادی کے ابتدائی 7 سال ان کے ہمراہ گزارے تھے، اور ان کی اپنی اولاد الگ الگ اپنی جگہ ایک عجوبہ تھی۔ عائشی بھی انتہا کی ہونک، ڈری سہمی، چڑیا کی مانند بھاری سی چادر میں ملبوس ماں کے شانے کے پیچھے لگی بیٹھی تھی۔ اس کی وحشت زدہ صورت دیکھ کر دل میں بے اختیار رحم کا جذبہ ابھرتا تھا۔ دوسرے لمحے ماں بیٹی کا حلیہ دیکھ کر بندہ مخمصے میں پڑ جاتا۔ سب سے زیادہ بڑا وقار، انتہا سے زیادہ روڈ، بے رحم، ایسے تاثرات چہرے پر سجانے والا، اس کی سلوٹ زدہ پیشانی پر مجال ہے جو بلوں کی تعداد میں ان 12 گھنٹوں میں کوئی فرق پڑا ہو۔ اور نرمل نے تو ہر گھنٹے میں پڑنے والے بلوں کے اضافے کا ریکارڈ بنا لیا تھا۔ درمیان کا وقاص البتہ کچھ معقول تھا، لیکن نارمل بہرحال وہ بھی نہیں تھا۔ ذرا سی بات پر منہ پھاڑ کر بے تحاشا ہنستا، ہنستے ہوئے اس کے منہ کا پورا غار کھل جاتا۔ پھر اس کا لہجہ بہت پاٹدار اور سماعت میں چبھنے والا تھا۔ کچھ ایسے ہی لب و لہجہ خود تائی سغرا کا بھی تھا۔ ٹیپو تو ہکا بکا رہ گیا۔ یار شفو، یہ اپنے رشتہ داری ہیں نا؟ وہ ہراساں ہو کر پوچھ رہا تھا۔ میرا وجدان کہتا ہے میرے نہ صحیح مگر تمہارے رشتہ دار تو ضرور لگتا ہے، شفتل نے سنجیدگی سے مذاق کیا۔ مجھے تو مینٹل اسپتال سے بھاگی ہوئی کوئی فیملی لگتی ہے، عمران نے خاصے سوچ بچار کے بعد اپنا تجزیہ پیش کیا۔ جواب میں امی نے گھرکا۔ ویسے اصولاً تو انہیں پاگل خانے کا راستہ دکھانا چاہیے۔ کیوں؟ شفتل نے پرخیال انداز میں ٹیپو سے کہا۔ شفو، اب تو مجھ سے پٹ جاؤ گی۔ امی ناراض ہونے لگیں۔ چلو جا کر نرمل کے ساتھ ٹیبل لگواؤ، اور ٹیپو تم بازار سے کوک کا ایک کریٹ لے آؤ۔ انہوں نے سب کو کام پر لگا دیا۔ ربیہ، مجھے اوپر چائے پہنچا دو، شاہ بخت کہہ کر ٹیرس کی سمت بڑھ گیا۔ نشاط منزل کا ٹیرس حسب معمول زندگی کی تمام تر لطافتوں اور رونقوں سے معمور تھا، البتہ تعداد اور تناسب میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہو چکا تھا۔ کیا ان کے ہاں مہمان آئے ہیں؟ کب آئے؟ مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی۔ حالانکہ پچھلے 1 ماہ سے اس گھر کا عقبی صحن اور ٹیرس اس کی نظروں کے فوکس میں رہا تھا۔ شروع میں تو محض اتفاقیہ نگاہ اٹھ جایا کرتی تھی، پھر رفتہ رفتہ نشاط منزل کی رونقیں، ہنگامے، اس کے معمولات دلچسپیوں کا جز بنتے چلے گئے۔ یہ شہر، یہ کرائے کا گھر 1 ماہ پہلے ان کے لیے قطعی اجنبی تھا۔
एक हादसे में उनके वालिदैन जाँ बहक हो गए थे। वालिद कोई वसी और इस जायदाद छोड़कर नहीं गए थे। बस इतना था कि इसने MSc कर लिया और रबिया का इंटर हो गया। नौकरी के लिए हाथ पांव मारने पर बड़ी तग्गो-दो और तवील इंतज़ार के बाद बिलाखिर पिंडी में एक माकूल जॉब मिल गई। लाहौर में अकेली बहन को छोड़ना मुमकिन नहीं था, लिहाजा कॉलेज से पिंडी यहाँ पर आ गए। लाहौर का मकान किराए पर चढ़ाया और पिंडी शिफ्ट हो गए। यहाँ न कोई जान पहचान का बंदा था, न दोस्त। वो तो बहरहाल मर्द था, मगर रबिया शुरू में यहाँ की तन्हाई, अजनबियत और माहौल से बहुत वहशत ज़दा हो गई थी। शफ्तली संगीन सूरत संजीदा से शख्स को चाय पेश कर रही थी। शाहबख्त बड़े ज़ोर से चौंका। टेरेस के दोनों बल्ब जल रहे थे। तमाम अहले खाना, मेहमान आने ग्रामी अफ्तार और डिनर के बाद खुले आसमान तले चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। चारों बहन भाइयों में हस्बे मामूल नोक झोंक चल रही थी। कोई भी सामने मुतवज्जा हो सकता था। वो अपनी हरकत को मायूब जानते हुए कुर्सी पर बैठ गया। बैठकर भी टेरेस का सारा मंजर वाज़े नज़र आ रहा था। उनके यहाँ की रेलिंग अलबत्ता ऐसी थी कि निशात मंजिल वाले अपने यहाँ से बैठे बैठे इन्हें नहीं देख सकते थे। इस अक्खड़ से मर्द ने चाय पीने से इनकार कर दिया। सो शफ्तल माँ की हदायत पर कॉफ़ी बना के ले आई। बेटी, इसको ग्रीन टी का शौक़ है, करक्त से मर्दाना लबो लहजे में मेहमान खातून ने हंसकर कहा था। रबिया चाय का कप लेकर टेरेस का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो बिला इरादा सामने नज़र उठ गई। जाने कैसे खुशबू की आमद का इल्म टीपू को भी हो गया था। अचानक उसकी नज़र पड़ी। नज़रों का तसादुम हुआ। टीपू की शोख ब्राउन आँखों में एक अलवई सी चमक उभर आई, जिसे इतने फासले के बावजूद रबिया ने पूरी शिद्दत से महसूस किया था। इसके लबों पर धीमी सी मधुर मुस्कान सज गई थी। वो तेज़ी से भाई को चाय पकड़ा कर साथ की कुर्सी पर विराजमान हो गई। भाईजान कहाँ हैं? खुद पर काबू पाते हुए इसने सोचों में गुम भाई के आगे हाथ लहराया। यकबेक इसे तमानियत महसूस होने लगी थी। हाँ, यहीं हूँ। वो चौंका। खैरियत? इसने हड़बड़ाकर बहन की सिम देखा। अंदाज सवालिया था। खैरियत ही है, मगर आप कहाँ खोए हुए हैं? इसने भाई का उतरा उतरा चेहरा और आंखों की मायूस कुन कैफियत महसूस करते गहरी नज़रों से देखा। उसका थका थका अंदाज किसी जहनी तनाव की गम्माजी था, मगर हज़ार इसके पूछने पर वो टाल गया। मोहतरमा, आपका गरूर बजा है कि इन रंगीन जलवों की ताबानी, इन तजल्लियों की सहार इस दिल नातवा को कहाँ। मगर वैसा भी क्या ज़ोम कि एक झलक के लिए तरसा मारा है। आप हमारा हाल दिल तो इस नामे के ज़रिए रोज़ ही जान लेती हैं। कुछ अपनी भी सुना दें। इन गोरी गोरी मखरूती नाजुक उंगलियों से कभी हमारे नाम भी कुछ खुशबू भरे जुमले तहरीर फरमा दें। कम अज़ कम गेट के करीब आकर अपना जी भर के दीदार ही करवा दें। अपने अहमरी लबों के मीठे तबस्सुम के खैरात ही डाल दें हमारी झोली में। आपका आशिक। ओफ़ो, शिद्दत गैस से कागज़ भींच कर पुर्जे पुर्जे कर दिया। इसका रुआं रुआं सुलग उठा। या मेरे अल्लाह, कहाँ जाऊँ? किसको बताऊँ? क्या करूँ? दोनों हाथों में सर थाम कर वहीं बैठ गई। गुज़श्ता एक हफ्ते से मामूल जारी था। दोपहर को दरख्त के साए में बैठी होती, इसे लम्हे पत्थर में लिपटा खड़ टेरेस से टकराता इसका दिल मुट्ठी में ले लेता। 2-3 दिन तक वो टेरेस पर नहीं गई, मगर पत्थर बदस्तूर आते रहे। ज़िद छोड़कर इसने दोबारा अपना मामूल शुरू कर दिया, इस डर से कि अगर कभी ये कागज़ी पत्थर शाहबख्त के हाथ लग गए तो क्या होगा। सोचो के आसेब इसके वजूद के गिर्द गर्दाब बना रहे थे। यूं ही खुद से उलझते रबिया की निगाह सामने उठी और वो जैसे ज़मीन में गड़ कर रह गई। शफ्तर रेलिंग पर कपड़े फैलाते पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा थी और इसका मुतजस्सा अंदाज शाहिद था कि वो कुछ साथ पेशतर रोनमा होने वाले वाक़े की जुज़ियात मुलाहिज़ा कर चुकी है, क्योंकि इस पर सरसरी सी निगाह डालकर वो गली में खड़े लड़के को बगौर देख रही थी। रबिया की सांसें अटकने लगी। ओफ, सरेआम तजलील रसवाई की दास्तान का आगाज़ होने को था। क्या सोच रही होगी वो, और किस किस से जिक्र करेगी। दिखाकर एक झलक दिल को निहायत कर गया बेकल, तुमने बना दिया क्या से क्या मुझे। वो एक नई तरंग से फिर से गुनगुनाने लगा। शफ्तल की निगाहों में कल दोपहर का मंजर रोशन हुआ। बता दूं उसे कि तुम्हारी मंजिल खोटी है, मगर नहीं, तस्दीक बहरहाल ज़रूरी है। इसी लम्हे इमरान आंधी तूफ़ान की रफ्तार से उगवी सहन में दाखिल हुआ। ताई ईद की ख़रीदारी के लिए बाज़ार जा रही है, जिस जिसको जाना हो तैयार हो जाए। ताई के साथ शॉपिंग? टीपू उछल कर खड़ा हो गया। शफ्तल ने भी इसकी पैरवी की। थोड़ी देर में सिवाय वकार और बेगम आफरीदी सब शॉपिंग के लिए तैयार हो चुके थे। भाई कार्ड वाले, हमें वो वाले कार्ड दिखाओ, बहुत ब्यूटीफुल हो। कासनी कलर का रेशमी सूट, सुर्ख बड़ा सा बैग शाने पर डाल ले, चेहरे पर रंगीन शीशों की ऐनक लगाए।
ताई सोगरा अपनी तरफ से बड़ी चीज़ नज़र आ रही थी। रबिया के लिए मुनासिब सईद कार्ड मुंतखब करते शाह बख्त ने कदरे अल्हड़ सी आवाज़ सुनकर बेख्तियार पलट कर देखा। बेसाख्ता लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट तैर गई। पूरा शरारती टोला माँ अपने मेहमानों के स्टॉल के करीब खड़ा था। ताई जान, ब्लडी फूल तो आपके घर पर ही बेहतर हैं, आप ब्यूटीफुल पर इक्तफ़ा कर लीजिए। टीपू ने जैसे बड़ी दर्दमंदी से मशवरा उन्हें दिया था। दुकानदार ने सर उठाकर बड़ी मज़ाक खेज़ निगाहों से बड़ी बीबी को देखा। वो नाक चढ़ाए सारे कार्ड्स रिजेक्ट किए जा रही थी। हो मुए, ये तो ज़रा भी पार्टी नहीं। ताई का मतलब है आपके यहाँ प्रीटी कार्ड्स नहीं हैं। दुकानदार की सवालिया निगाहों के जवाब में निर्मल ने इत्मीनान से वजाहत की। शाह बख्त को हकीकतन अपनी हंसी दबाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी। बड़ी तग्गो दो के बाद अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने 3 कार्ड्स ख़रीदे। 2 सऊदिया में मुकीम अपने भाइयों के लिए और एक आशी बी की मुतवक्के ससुराल के लिए। आखिरी कार्ड बड़ी छांटी के बाद उन्होंने पसंद किया था। पहले पहल टीपू ने अंदर की अंग्रेज़ी में लिखी इबारत पढ़कर एतराज़ किया, फिर शफ्तल के इशारे पर कुछ सोच के चुप हो रहा। और ये लाई हूँ मैं आशी के ससुराल पोस्ट करने को। घर आकर बेगम आफरीदी और वकार को दिखाते हुए ताई बसा नाज बोली थी। अम्मी ने पढ़कर ताज्जुब अंदाज में जिठानी को देखा। वकार की पेशानी की लकीरों में इजाफा हो गया। ये क्या उठा लाई अम्मी, देख तो लेती। ए लो, अच्छी तरह देखभाल के ही तो लाई हूँ, दो इधर मुझे। उन्होंने खफकी से कार्ड झपट लिया। वो तो दादो तहसीन की मुंतज़िर थी। खोल कर बजाते खुद मुआयना किया। ए शफ़ो बेटी, क्या बतलाया था तुमने इसका मतलब? ताई, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। उसने कनखियों से वकार के बिगड़ते चेहरे को देखते हुए जवाब दिया। ताई कुछ मुतमईन ना हुई। पर यह तो बहुत लंबी इबारत है। सुनहरी हरूफ को यूँ तक रही थी जैसे खोज लगाना चाहती हूँ। तो इसका मतलब है ताई कि बहुत लंबी, बहुत मीठी, बहुत प्यारी ईद मुबारक हो। टीपू ने हंसी जब्त करते हुए मतानत से उनकी तसल्ली कर दी। ताई ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। भाभी, ये कार्ड आप आशी के ससुराल रवाना करेंगी? ये तो कतई नामुनासिब है। अपनी औलाद की शरारत पर नाला अम्मी ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा। तुम्हें ज़्यादा पता है, बस करो तुम। ताई ने नाराज़ी से उन्हें देखा। अब इसके ऊपर लिखूं क्या? तुम लोग ज़रा मुझे गाइड करो। ताई उनकी सिमत मुतवज्जा होकर इश्तियाक से बोली थी। कोई खूबसूरत सा शेर बताओ मुझे। वकार ने तिल मिलाती हुई निगाह अपनी माँ, शफ्तल और टीपू पर डाली और तेज़ी से बाहर निकल गया। है, मुझे लगता है तुम्हारे बच्चे मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो जैसे बड़े सदमे से बोली। उनका चेहरा कदरे तप गया था। टीपू और शफल सबसे पहले दरवाजे की सिमत लपके थे। सरपट भागते हुए शफ्तल को कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर पहुंच गई और इर्द गिर्द मिलके जैसा अंधेरा फैला हुआ था। तो मेरी माँ को बेवकूफ़ बना रही थी। फूले फूले सांस दुरुस्त करते हुए जूँ ही इसने दीवार से टेक लगाई, यकलख्त इसका हाथ एक मजबूत खुरदरे हाथ में आ गया। वो सन्नाटे में आ गई। किसने हक दिया है तुम्हें कि एक मासूम औरत को वर्गलाने का? जी, इसने सूखे लबों पर ज़ुबान फेरते इसके चेहरे के संगीन तासुरात मुलाहिजा किए थे। ताई, और मासूम, और मैं उन्हें वर्गलाऊंगी? भला काहे को? वो दिल ही दिल में वकार के सफ़ेद झूठ पर शशदर थी। देखिए जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं, हम तो यूं ही ज़रा छेड़छाड़ कर रहे थे। इसने शाइस्तगी से उसकी गिरफ्त से अपना हाथ आज़ाद कराया, फिर वहाँ से चंपत होने में देर नहीं लगाई। आपको मेरा फ़ोन नंबर कैसे मालूम हुआ? वो रो देने को थी, जवाब में एक ज़ोरदार कहकहा गूंजा। वैसे इतनी खौफज़दा क्यों हो गई हैं? अरे बाबा, हम तो तुम्हारे अपने हैं। वो कमीना पूरी तरह इसकी हरासा कैफियत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मेरे अल्लाह, रबिया ने लरस कर फ़ोन पटक दिया। ओफ, क्या करूं मैं? वो सरतापा काँप रही थी। दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को था। इसी लम्हे कागजी पत्थर ज़ोर से आकर इसके कदमों में गिरा। वो ज़ोर से उछल पड़ी। मारे दहशत और बेबसी के इसके आंसू निकल आए और दूसरी लम्हे जैसे इसका सांस बंद होने लगा, एक के बाद दूसरा कागजी पत्थर बोगनवेलिया की बेल से उलझता हुआ आकर गिरा था। ठहर ज़रा कमीने इंसान, क्या कर रहे थे तुम? एक करख्त जनाना आवाज़ पर गली में मुंतज़िर मूछें सवारते ही ऊपर देखा और जैसे सन्नाटे में आ गया। जी मैं? वो घबरा कर आएँ बाएँ शाएँ करने लगा। वो जी, मेरी पतंग कटकर इधर आ गिरी थी तो इसके छक्के छूट गए थे। तुम्हारी पतंग नहीं, तुम्हारी शामत तुम्हें इधर लाई है। ठहरो ज़रा, मैं बुलाती हूँ टीपू को और अम्मी को भेजती हूँ तुम्हारे घर। माँ, तुम्हारे कागजी पैगामों के। तुम्हारे मौलाना वालिद साहब को तुम्हारी इश्किया वारदातों की खबर होगी तो देखना, जो अंजाम होगा सारा मोहल्ला देखेगा। क्या ख्याल है? 2-3 साल पहले वाला वाक़या फरामोश कर गए? वो रेलिंग पर दोनों हाथ जमाए इत्मीनान से इस्तेहज़ाइया अंदाज में पूछ रही थी। लहजे में सख्ती, तंज के साथ साथ एतमाद भी था।
हीरो साहब मिन्नत समाजत करने लगे। बस जी, छोड़ें जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो मुड़ने लगा। ठहरो ज़रा अपने हीरो साहब, ये अपने पत्थर हमरा लेते जाओ, किसी दूसरे मोहल्ले में आजमा लेना। सिस्टर, ये दोनों पत्थर इसके मुंह पे मारो। वो रबिया से मुखातिब हुई। रबिया ने लरसते हाथों से दोनों पत्थर नीचे फेंक दिए। वो खिसियाना सा होकर इन्हें उठाकर जेब में डालने लगा। और हाँ, अब इस मोहल्ले में नज़र आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शफ्तल ने धमकियाँ आमेज़ लहजे में मुखातिब होकर कहा। लड़के ने दौड़ लगाने में देर नहीं की। आंखों में तशक्कुर के आंसू लिए रूधे हुए गले से रबिया ने इसे पुकारना चाहा, मगर इसी असना में शफ्तल दरवाज़ा पार कर चुकी थी। अच्छा चलो छोड़ो, कल से कॉलेज खुल जाएंगे, वहीं इनसे पूछ लूँगी और शुक्रिया भी अदा कर दूँगी। इसने सरशारी से सोचकर ख़ुद को तसल्ली दी। इतना तो इसे पता चल ही चुका था कि वो इसी के कॉलेज में पढ़ती थी। शफ्तल ने परेशानी से उन्हें देखा। अम्मी, मैं क्या राय दूँ? गहरी सांस लेकर बोली। आप खुद दाना बीना हैं, तजर्बाकार हैं, जैसे आप कहें। इसने सर झुका लिया। अम्मी ने अपनी निगाहों से बेटी के कुछ बेचैन, कुछ खफा से तासुरात नोट किए। वो बाएं पैर के अंगूठे से कालीन का कोना कुरेद रही थी। पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें नमूदार हो चुकी थीं। अब करूं भी क्या? अम्मी ने इससे ज़्यादा ख़ुद को तावील पेश की। तुम्हारे पापा का भी इसरार है कि भाभी की दरख्वास्त कबूल कर ले, किसी कदर मिन्नतें कर रही हैं। याद नहीं, रेलवे स्टेशन पर रुखसत होते वक्त बदस्तूर इसरार की जा रही थी। तुम्हारे पापा का नुक्ता नज़रिया है कि इस तरह दोनों ख़ानदान एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। फिर इन्हें वकार की पर्सनैलिटी पसंद आई। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि तुम्हारी मर्ज़ी पूछे बगैर हम भाभी को कोई रिस्पांस नहीं देंगे। अम्मी, मेरे ख्याल में ये रिश्ता कुछ बेजोड़ सा है। टीपू ने संजीदगी से माँ को अपनी राय से आगाह किया। शफ़ो इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो सूरत हाल को ना संभाल सके। फिर वो कोई गैर तो नहीं? अम्मी ने टीपू की राय सुनकर बुरा मानते हुए कहा। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर शफ्तल, तुम्हारी क्या राय है? मुझे फाइनली बताओ। भाभी ने फ़ोन का तांता बांधा हुआ है जवाब सुनने के लिए। अम्मी की बात पर शफ्तल ने नज़र उठाकर बगौर उनका चेहरा जांचा। ठीक है। फिर चेहरा मोड़कर कहने लगी, आप जो कुछ भी कीजिएगा मेरे फ़ाइनल एग्ज़ाम के बाद। अगर कोई खुशी नहीं थी तो कोई दुख भी नहीं था, बस एक खालीपन का एहसास हो रहा था। वकार का चेहरा तख़य्युल की वादी में उभरा, तना तना गैज़ो गज़ब के तमाम रंगों से मुज़य्यन, बेमुरव्वत सा अंदाज़। चलो मिस्टर, देख लेंगे तुम्हें भी। हम अपना ज़र्फ़ आजमाएंगे, तुम अपना कहर। वो कुछ सोचकर मुतमईन हो गई। सुनिए, वो आप BSc वाली फ़ाइनल की शफ्तल आफरीदी को जानती हैं? फोर्थ ईयर की एक लड़की को रोककर इसने कदरे झिझक कर पूछा। वह भी कॉलेज के माहौल और स्टूडेंट्स के मिजाज से वाकफियत हासिल नहीं कर सकी थी। लड़की ने मुड़कर सर तापा इसे देखा। इसकी आंखों में गायब दर्जा हैरत थी। भाई, इन्हें कौन नहीं जानता होगा, प्रेसिडेंट हैं स्टूडेंट्स यूनियन की। वो अपनी लाइल्मी पर शर्मिंदा सी हो गई। जी, मेरा मतलब है अभी इस वक्त कहाँ मिल सकती हैं? इस वक्त? लड़की ने अपनी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। वैसे तो वो हर जगह पाई जाती हैं, इस वक्त शायद यूनियन के ऑफिस में होंगी। यह बताकर वो आगे बढ़ गई। रबिया कॉरिडोर अबूर करती ऑफिस की तरफ आई। इत्तला तो दुरुस्त थी। वो 2-3 असातिज़ा और फिर यूनियन के दूसरे मेंबरान में घिरी बैठी थी। चलो बाद में मिल लूँगी, इसने मायूसी को भगाते हुए सोचा। फिर वक्तन फ़वक्तन वह चक्कर लगाती रही। क्लासेज ऑफ होने के बाद दिल गिरफ्तगी के आलम में वो बस स्टैंड के पास आई। अपने मतलूबा रूट की बस में ठुस ठुसा के खड़े होने की जगह ढूंढी। बसें चलने को तैयार, आखिरी हॉर्न दे रही थी। पहले पहल तो इतने रश में इसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। ए लड़की, इधर आ जाओ, किसी ने पीछे से उसका दुपट्टा खींचते हुए बुलंद आवाज़ में कहा। इसने मुड़कर देखा। आप? खुशी से छलकते लहजे में शफ्तल के करीब खिसकते हुए साथ ही बैठ गई, जहाँ पहले से इसका बैग धरा था। थैंक्स, मैं आपको पूरे 2 हफ्तों से ढूंढ रही थी। कहाँ थी आप? वो बेताबी से दरियाफ्त कर रही थी। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। वो बगैर सांस लिए बोले जा रही थी। मुबादा फिर कोई शफ्तल को अपने साथ मसरूफ़ ना कर ले। भाई, मेरी मंगनी का सिलसिला था, इसलिए छुट्टी पे थी। उठते बालों को समेटते हुए इसने आम से लहजे में कहा। रबिया ने हैरान निगाहों से इसे देखा। उसके अंदाज में बला की लापरवाही थी। इतने बेनियाज से अंदाज में इतनी अहम खबर, कोई शर्म या झिझक नज़र नहीं आ रही थी। आप जानती थी इस गुंडे को? अरे भाई, इसे कौन नहीं जानता। इश्क और मुश्क की तरह बदमाशी भी छुपाई नहीं छुपती। इसके अंदाज से लग रहा था जैसे इसने इस वाक़या को कोई अहमियत ही नहीं दी। बहरहाल तुम किसी किस्म के अंदेशे को दिल में जगह ना दो। इसने बेतकल्लुफ़ाना इसके कंधे पर हाथ रखा। वो आइंदा तुम्हारे साए को भी छूने की जुर्रत नहीं करेगा। अगर तुम पहले दिन से खौफज़दा होने के बजाय इसकी तबीयत साफ़ कर देती तो वो कभी भी दोबारा इधर का रुख ना करता। वो अपने बाप से बहुत डरता है। एक दफ़ा मेरा फ़ोन नंबर कहीं से मिल गया इसे।
میں نے پتہ ہی کیا کیا، اس کے گھر کا پتہ نوٹ کیا، والد کا نام پڑھا اور ڈائریکٹری سے نمبر کھنگال کر ساری داستان اس کے والد کو کہہ سنائی۔ شام کو امی اس کی امی کے ہاں گئی۔ ٹیپو نے مار مار کے اس کا بھرگس نکال دیا۔ دیکھا تھا اس دن کیسے میری شکل دیکھ کے بدک کے بھاگا تھا، اس نے ہونٹ سکیڑ کے کہا۔ ربیہ اس کے پورے اعتماد لہجے، قدرے بے نیاز سے انداز سے بہت متاثر ہوئی۔ کبھی آنا ہمارے ہاں بھائی، اسٹاپ پر اترتے ہوئے شفتل نے اسے دعوت دی۔ جی ضرور، ربیہ نے مسکرا کر وعدہ کر لیا، بلکہ اگلے ہفتے سے پہر کو وعدہ پورا کرنے کے لیے سچ مچ چلی آئی۔ دروازہ ٹیپو نے کھولا تھا۔ جی وہ مجھے شفتل سے ملنا ہے۔ جانے کیوں وہ گھبرا سی گئی تھی، وہ بھنورا سی بھوری آنکھیں جیسے اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی۔ اس کا دل نشیں سراپا ٹیپو کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر گیا۔ وہ میں ربیہ کے اوسان خطا ہونے لگے، ہاتھ مسلتے پھنسی پھنسی آواز سے بولی، اوہ آئیے پلیز۔ ربیہ بمشکل اپنے اڑے اڑے حواس مجتمع کر کے اندر کی سمت بڑھی تھی۔ بیگم آفریدی نے بہت خوش اخلاقی سے اس کی پذیرائی کی۔ جاؤ ٹیپو، شفو کو جگاؤ جا کر۔ امی میں اسے اٹھاؤں؟ اس نے گڑبڑا کر ماں کو دیکھا، کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں واضح طور پر معذرت کا طالب ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں محترمہ پہلا فائر ہائی ہل والی جوتی کا داغتی ہیں، تو ویسے بھی یہی بیچاریاں رہ گئی ہیں، آپ انہیں سے ہی کہیے۔ اوفو، اچھا عمران تم جاؤ۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق۔ عمران میاں ہوم ورک چھوڑ کر حکم کی تعمیل میں اٹھے۔ محض 5 منٹ بعد ان کی لرزہ خیز چیخ سے سارا گھر گونج اٹھا۔ امی کی 15 منٹ کی جاں فشانی سے کی گئی کوشش کے نتیجے میں وہ اس کے سامنے تھی، بڑے فریش، خوشگوار، مطمئن انداز میں۔ ربیہ کے جانے کے بعد ٹیپو نے جی بھر کے شفتل کے لتے لیے۔ یہ ڈھنگ ہے؟ کون سا دستور ہے یہ؟ پڑی اینٹتی رہتی ہو محترمہ، کوئی بھلے انتظار کی سولی پہ لٹکا دموا ہو جائے۔ اگلے گھر جائیں گی تو 4 چوٹ کی مار کھائیں گی۔ اچھا ہے وقار بھائی سے تمہارا پالا پڑا ہے۔ ویسے ہی ربیہ کیسی لگی آپ کو؟ کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ اوہ تمہارے منہ میں گھی شکر۔ ٹیپو تو گویا نہال ہو گیا، کس قدر من پسند موضوع چھیڑا تھا اس نے۔ وہ ماں کی رائے جاننے کو پوری طرح ہمتن گوش ہو گیا۔ اس سے پہلے چھاجوں میں برسنے والا محاورہ اردو کمپوزیشن میں پڑھا تھا، آج اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا۔ لگتا ہے سچ مچ اللہ میاں چھاج بھر بھر کر الٹ رہا ہے۔ اس نے ایک نظر تر بتر لباس پر ڈالی، برہم سے ہو کر آسمان کو دیکھا۔ اللہ، آج تو کوئی فلمی سچویشن بھی نمودار ہونے کی قسم کھائی بیٹھی ہے، مجالے ایک بھی بس گزری ہو۔ اس نے کوفت سے سوچا۔ پیپر دے کر ٹھیک 12 بجے ہال سے نکل کر وہ بس سٹینڈ کی سمت ہی بڑھی تھی۔ سڑک کے کنارے وہ ایک پیڑ کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی، اپنے حواس درست کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ واقعتاً ایک کرولا اس کے قریب آ کر رکی۔ فلمی سچویشن کے عین مطابق گاڑی والے نے تیزی سے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ آئیے۔ برستی بوچھاڑ میں وہ حق دک کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ تشریف لائیے پلیز۔ اس طرح آپ کا یہاں کھڑا ہونا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ شفتل نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بے اعتباری اطمینان کی سانس لیتے ہوئے برق رفتاری سے اندر براجمان ہو گئی۔ یہ سامنے والا پڑوسی تھا، ربیہ کا بھائی شاہ بخت۔ اندر کے گرم خوشگوار ماحول میں اپنی الجھی لٹیں پیچھے کرتے ہوئے ایک لمحے کو خود پر نگاہ کی۔ اس کا سوتی سفید لباس بھیگ کر بدن سے چپک رہا تھا، بڑا سا کاٹن کا دوپٹہ بھی گیلا ہو کر اپنا فرض نبھانے سے معذور ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے سمٹ کر سامنے دیکھا۔ شاہ بخت سنجیدہ نظریں سامنے جمائے ڈرائیونگ میں مگن تھا۔ ایک بار بھی اس نے اس پر آئینہ فوکس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آپ غالباً کالج سے آ رہی تھی، مگر ربیہ تو کہہ رہی تھی کہ سمر ویکیشن ہے آج کل۔ کافی دیر بعد اس نے سوال کیا۔ نظریں بدستور سامنے تھیں۔ ہاں، تھرڈ ایئر والوں کو بلکہ باقی سب کی چھٹیاں ہیں، میرے بی ایس سی کے فائنل ایگزام ہو رہے ہیں۔ اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اس نے بلا حیل و حجت گاڑی میں سوار ہو کے بڑی ہمت دکھائی تھی، اور اب سوچ رہی تھی کچھ ایسا غلط بھی نہیں کیا اعتماد کر کے۔ بے شک دو بدو کبھی ملاقات نہیں ہوئی، مگر ربیہ کی مزاج اور طبیعت کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس نے اس کے بھائی کی پیشکش قبول کی تھی۔ آنن فانن ایک خیال شفتل کے دماغ میں دار آیا۔ آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے یہاں؟ اس نے طریقے سے بات شروع کی۔ میرا مطلب ہے کوئی بزرگ شخصیت؟ نہیں، شاہ بخت نے قدرے حیران ہو کر جواب دیا۔ یہ سوال اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ اس کا مطلب ہے ربیہ کے سلسلے میں کوئی بات ہو تو براہ راست آپ سے کرنا ہوگی، اس نے کسی نتیجے پر پہنچ کر کہا۔ ربیہ کے سلسلے میں؟ وہ زور سے چونکا۔ مگر کیا بات؟ اس کی حیرت حد سے سوا تھی۔ کیا آپ نے ربیہ کی شادی نہیں کرنی؟ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال جڑ دیا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا ٹیپو گویا اس کے تصور میں آ کھڑا ہوا۔
यहीं रोक दीजिएगा प्लीज़, घर के करीब के मेन रोड पर इसने बउजलत कहा। ब्रेक लगाते हुए शाहबख्त के होंठों पर एक मध्यम तबस्सुम मचल उठा। ऐसी कोई बात नहीं, इसकी मुस्कुराहट का मतलब अक्स करते हुए शफ्तल ने पूरे इत्मीनान और संजीदगी से कहा। मेरी फैमिली को मेरे किरदार पर, मेरे अमल पर, मेरी शख्सियत पर पूरा भरोसा और एतबार है, मगर गली के घरों की खुली खिड़कियों से झांकते हर चेहरे को एतबार ना आप दिला सकते हैं ना मैं। वो गाड़ी से उतर गई। आपका बेहद शुक्रिया, कहकर तेज़ तेज़ कदमों से गली में दाखिल हो गई, इससे बेखबर कि दो निगाहें इसके मादूम होते सरापे को अपने अंदर जज्ब कर रही थीं। किसका कार्ड है भाई? रबिया को सफ़ेद दावती कार्ड उलट पुलट करते देखकर शाहबख्त ने दरियाफ्त किया। निशात मंजिल से आया है। वो कार्ड की इबारत पढ़ रही थी। और जनाब, ये सिलसिला शादी खाना आबादी दुख्तर नेक अख्तर आनसा शफ्तल आफरीदी की, वो खुशगवार अंदाज में बता रही थी। ज़बरदस्त, बहुत लुत्फ़ आएगा इतने अरसे बाद। मुस्कुराती निगाह भाई पर डालकर तायद हासिल करना चाहिए तो हैरान रह गई। शाहबख्त का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। आंखों में एक बेचैन सी वहशत भर गई थी। क्या हुआ भाईजान, खैरियत? इसका बाजू थाम कर रबिया ने हैरानी से पूछा। हाँ, खैरियत ही है। इसका लहजा बहुत पज़मौदा थका थका सा था। जाने किस बारे गरां ने इसे इतना निढाल कर दिया था, रबिया कुछ भी अक्स ना कर पाई। वो आप परसों कह रहे थे कि खूबसूरत सी मज़े की बात बताएंगे। यूं ही कह रहा था, इसने टूटे हुए लहजे में धीरे से कहा। अब तो सिर्फ दिल को ही समझाना बाकी है कि वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिल बेखबर, मेरी बात सुन, इसे भूल जा, इसे भूल जा। वो बड़ी तेज़ी से बाहर निकल गया था। रबिया बहरे हैरत में गौता जन हिलते पर्दे को देखती रह गई। इन्हें क्या हुआ? इसके दिल में खुदबुद हो रही थी। कहीं ये शादी? ओह, वो अपनी नुक्ता रसाई पर खुद ही अंगश्ते बदंदा रह गई। सारे उलझे रेशम एक एक करके खुलते चले गए। शादी के बाद तकरीबन हर औरत में खासी तब्दीलियां रोनमा हो जाती हैं। बुलंद बाग कह लगाने के बाद फिर वो हंसी में बदल जाते हैं। हंसी मुस्कुराहट में ढल जाती है। मुस्कुराहट एक खुशगवार तासुर में सिमट जाती है। और खुशगवार तासुर महज सर हिलाकर इस बात और नफ़ी में जवाब देने की हद तक महदूद रह जाता है। शायद एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना और हद दर्जा मोहतात रवि का मुजाहिरा करना नई नवेली दुल्हन के लिए ज़रूरी होता है कि इसके पीछे वालिदैन की तरबियत होनी चाहिए। लड़की का तजर्बा और उम्र चाहे कितनी महदूद क्यों ना हो, शादी के बाद वो खुद ब खुद निसाब ज़िंदगी पढ़ लेती है। शादी के इस बंधन में दोनों फरीक एक दूसरे की आसूदगी और तकमील के ज़ामिन ठहरते हैं। तकमील का फितरी रब्त तो इनके माबैन भी इस्तवार हो चुका था, मगर आसूदगी शायद दोनों में से किसी के नसीब के उफ़क़ पर नहीं जगमगाई थी। जाने इसमें किसका दोष था। एक तकल्लुफ़, एक गुरेज़, एक ऊंची दीवार से हाइल महसूस होती थी। बहरहाल शफ्तल काफ़ी हद तक मुतमईन थी। इसने तो यूं भी कोई होश रुबा गुलिस्तान ने तख़य्युल नहीं सजाया था। आपके लिए चाय लाऊं वकार? वो अंदर दाखिल होते खुशगवार से अंदाज में पूछ रही थी। वकार ने सर उठाकर बगौर इसका चेहरा टटोला। नहीं, आहिस्ते से कहकर वो अखबार में गुम हो गया। इससे कतई बेनियाज कि इसके बेडरूम में एक रंगीन वजूद का इजाफा हो चुका है। वो धीरज से कदम उठाती इसके पहलू में बैठ गई। वकार ने निगाह उठाकर नागवारी से देखा, अलबत्ता बोला कुछ नहीं। छोड़िए भी, इतने आफत मौसम में किस बोर काम में लगे हुए हैं। आइए घूमने चलें। मैंने तो अभी तक बाहर से कोयटा देखा भी नहीं। नाज भरी अदा से इसके हाथ से अखबार लेकर शफ्तल ने मुस्कुरा कर कहा। वकार ने एक संगीन बर्फाब निगाह इस पर डाली। मैं अपनी ज़ातियात में दखल अंदाजी पसंद नहीं करता। सर्द लहजे में एक बेरहम सी तंबी छुपी हुई थी। इसने फिर से अखबार फैलाकर पढ़ना शुरू कर दिया। शफ्तल अपनी आहानत पर एक लम्हे को दम बखुद रह गई। सरासीमा होकर एकदम खड़ी हुई। 2 पैसे के कागज़ के टुकड़े के आगे इसकी हस्ती इसके नज़दीक गोया 2 कौड़ी की हैसियत भी न रखती थी। इसकी अना पर कारी ज़र्ब पड़ी। कुछ सोचकर तेज़ी से बाहर निकल गई। शब के तारीख सन्नाटे में जब 2 बाजू फितरी जज्बों से मगलूब होकर इसका कोमल वजूद अपने हिसार में लेने को बढ़े तो शिकवा किए बिना रह ना सकी। याद है आपने दोपहर को किस बुरी तरह मुझे हर्ट किया था। बहुत संगदिल है आप। तुम्हारा ही हूँ अब तो, सही कर लेना। इसने मदहोश से लहजे में सरगोशी की थी। शफ्तल का अंग अंग सरशार हो गया। वाह भैया, दुल्हन से तो खैर क्या शिकायत है। तुम भी माँ को भूल गए शादी के बाद? तंजिया हंसी लिए सुगरा बेगम ने दरियाफ्त किया था। शफ्तल एक लम्हे को चोर सी बन गई। क्या बात करती हैं अम्मी, मुझसे तवक्को है आपको? माँ की गिरद बाजू का हिसार बांधते हुए कतियत से बोला। और हाँ, डॉक्टर के यहाँ गई थी आप? तो मेरी फ़िक्र में ना घुला कर मेरे चांद।
सुगरा बेगम का लाड प्यार गोया उबल कर बहने लगा। इस घर में औरत इज्जत और तवज्जो की हकदार है तो पहले मेरी माँ और बहन है। मैं इनके साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? कमरे में आकर वो शोला बाल निगाहों से इसे घूर रहा था। तो मैंने क्या किया है? वह हक्का बक्का रह गई। मुझ पर खफा क्यों हो रहे हैं? मैं तो खुद इनका बहुत एहतराम करती हूँ। हमें तो शुरू से ही अम्मी पापा ने ये बात अमली तौर पर समझा दी थी। मेरी माँ का जो एहतराम तुम्हारे घर में तुम समेत तुम्हारी फैमिली ने किया था वो मेरे हाफजे में महफूज है। बहुत तल्ख हो रहा था। छोड़िए भी, क्या बेकार की बातें ले बैठे, ऑफिस को देर हो रही है। बेकार बातें नहीं हैं ये, वो सख्ती से बोला, बल्कि कान खोल कर सुन लो। अम्मी के हजूर की गई तुम्हारी एक मामूली गुस्ताखी पर मैं तुम्हारी जान लेने से भी गुरेज नहीं करूँगा। शफ्तल सुन सी खड़ी रह गई। जाने क्यों माँ के मामले में वो इतना हसास था। वो इसके रंग बरंगे रवैयों पर शशदर रह गई थी। इधर आओ आशी, मेरे पास, शफ्तल ने नरमी से पुकारा। यहाँ बैठो। इसने पकड़कर अपने करीब बिठा लिया। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने, हैं? इसने सरतापा बंदरक से मटियाले रंग की चादर और अजीब व गरीब तर्ज के कुर्ते शलवार में मलबूस हवन्नक बनी आशी को देखा, जो हवास बाख्ता हुई जा रही थी। नर्वस सी पल के झपकाते अपनी तरफ से बहुत पुरएतमाद और सुकून का मुजाहिरा कर रही थी। शफ्तल को इस पर बड़ा तरस आता था। इसे बिल्कुल इल्म न था कि इसकी हम उम्र लड़कियां कैसा तर्ज अमल अपनाती हैं। कैसी लड़की हो, ना तुम्हारी पास पड़ोस में कोई सखी सहेली, ना अपने अजीज़ों कारब से घुलती मिलती हो। ये तो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह है। देखो, अपने अंदर दूसरों का सामना करने की जरूरत पैदा करो। खुदावन कुद्दूस ने तुम्हें गोयाई दी है। भाई से, खूबसूरती से, एतमाद से बरोए कार लाओ। इंसान महज लहजे अंदाज के एतमाद से 100 बंदों को जीत सकता है। शफ्तल ने इसे मर्जी से समझाते हुए कहा। रहने दो बीबी, हमें अपनी बेटी को मुंह फट और बेलगाम नहीं बनाना। तुम ये सबक अपने बहन भाइयों के लिए ही रख छोड़ो तो हम पर करम होगा। ताई सुगरा की नाराज़ आवाज़ पर शफ्तल हैरत से बुत बन गई। क्या ये वही ताई हैं जो दिन रात हमें अपने ज़र्री एजाज़ात से नवाजा करती थी? हाँ भाई, शाबाश। आदमी को इसी तरह बंद सवर के तैयार टिप टॉप से रहना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है? चिराग तले अंधेरा। ये बात इसके हलक से नहीं उतर रही थी। ताई, मैं तो इसलिए कह रही थी कि इसे अल्लाह रखे भरे पूरे घर में जाना है। बहुत से लोगों से वास्ता पड़ेगा, हर रंग का, हर मिजाज का बंदा वहाँ होगा। अगर यही हाल रहा तो इसके लिए तो बहुत मसला हो जाएगा। इसने बड़े सलीके से पुरएतमाद अंदाज में वजाहत की। इसी दम दरवाजे पर निगाह पड़ी। वो इस तरारी कैफियत में उठ खड़ी हुई। वकार जाने कब से खड़ा था। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, अभी चंद दिन पहले मैंने क्या कहा था तुमसे, याद है? वो तैश में अंदर आ गया। शफ्तल अंदर ही अंदर कांप सी गई। वकार, मैंने इनके हजूर कोई गुस्ताखी नहीं की, ना ही ऐसा सोच सकती हूँ। इसने अपनी बदहवासी पर काबू पाते संभल कर कहा। ना भाई, तुम अपना इल्म अपने पास ताले में बंद करके रखो। हम जैसे जाहिल पागल हैं, हमें हमारे हाल पर रहने दो। ताई बेटे की मजबूत किले के होते हुए बड़े जिताने वाले अंदाज में बज़ाहिर बहुत इनकिसारी से बोली। लहजे का तजाहिल अरूज पर था। जानती थी कि बेटा गज़ब के आसमान से जा टकराएगा, और हुआ भी यही। तुम हमारा मजाक उड़ाती हो। बड़ा गुमान है तुम्हें अपनी आला तालीम का, तहजीब व तमद्दुन का। वो इसकी आंखों में आंखें डालते हुए करीब आया और दूसरे लम्हे उसके रुखसार पर तमाचा अपना निशान छोड़ गया। अरे क्यों उलझ पड़े तुम? ताई सुगरा आग लगा के तमाशा देख के गोया मुतमईन हो गई थी। बड़ी हमदर्दी जैसे किसी कदरे खफगी से बेटे को लताड़ा। छोड़ो बेटी, आओ अंदर आओ। तुम भी ज़रा ज़ुबान काबू में रखा करो। मर्द के आगे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। इसकी मर्दानगी और गुरूर पे ज़र पड़ती है। गालबन ये तुम्हारी अम्मी ने नहीं बताया तुम्हें। ऐसे खुद एतमाद, वसीउल कल्ब, शफीउल नफ्स, शान इस्तगनाई रखने वाले वजूद पे क्या गुजरती है जब वो सर से पैर तक बदगुमानी की छींटों से नहला दिया जाता है बिना कसूर। शफ्तल पर गोया आसमान टूट पड़ा था। हद दर्जा रंजीदा थी। खाला, मैं पिछले 6 माह से अजाब झेल रही हूँ। अब थक हार के आपके पास आई हूँ। आप तो हसीन फैमिली के शबिस्तान के रमोज से आगा होंगी। कुछ बतलाइए ना मुझे, कोई जुगनू, कोई रास्ता, कुछ तो बहरे रहनुमाई अता कीजिए। हाजरा खाला ताई के अजीज़ों में से थी। एक यही वाहिद हस्ती थी जो शफ्तल को बहुत बाइतबार और शऊर व फहम की जेवर से आरास्ता मालूम होती। करीबी स्कूल में सेकंड हैंड मिस्ट्रेस भी थी। सो वो अर्ज़ मुद्दा लेकर उनके घर आई थी। हाजरा खाला ने बहुत सुकून से कहना शुरू किया। शफ्तल ने उलझन भरी नज़रों से इन्हें देखा। सीधी सी बात है बेटा, जो शख्स सारी उम्र पानी की एक एक बूंद के लिए 1000 बार तरसाओ, इसके सामने यकायक मीठे दूध की नहरें रवा हो जाए, तो क्या आप इससे सब्र की उम्मीद रखते हैं?
سغرا آپا نے ساری عمر اپنی ہستی ثابت کرنے میں پھونک ڈالی، میاں کے دل میں گھر کرنے، ساس کی سیوا کر کے قدم جمانے اور نندوں کی خوشامد سے ماحول بنانے میں راکھ ہو گئی۔ تمہیں خبر ہے تمہارے تایا مرحوم کسی فلمی پری سے شادی کے زبردست خواہش مند تھے؟ خالہ نے اپنی دانست میں دھماکہ کیا۔ نہیں، وہ اچھل پڑی۔ وہ منہ کھولے حیرانی سے خالہ کا منہ تکنے لگی۔ پھر کیا ہوا خالہ؟ تجسس اور معاملے کی پراسراریت نے اسے اپنا مسئلہ بھلا دیا تھا۔ پھر یہ کہ حسین بھائی کی ماں نے وہ روایتی دھمکی دی کہ ان کی منتخب کردہ لڑکی رد کر کے کہیں اور منہ مارا تو کچھ کھا کے مر جاؤں گی۔ انہوں نے گھبرا کر ہتھیار ڈال دی اور سغرا آپا کو بیاہ لائے۔ مگر انسانی دل ایسی تعویلوں سے کب بہلتا ہے؟ دونوں کے درمیان فاصلوں کو تعلیم، جہالت کے فرق نے مزید واضح کر دیا۔ حسین بھائی اپنے زمانے کے بڑے لائق فائق بندے تھے، جبکہ سغرا آپا اپنا نام لکھنے پڑھنے کی حد تک تعلیم سے کوری تھی۔ تم یقین نہیں کرو گی، پورے 2 سال تک انہوں نے محاورتاً بھی سغرا آپا کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شفتل کا مارے حیرت کے دل بند ہونے لگا۔ کیسے کیسے انکشافات ہو رہے تھے؟ کیا تائی شروع سے ہی ایسی تھی؟ میرا مطلب ہے اتنی ماڈرن؟ اور شفتل نے بے تابی سے سوال داغا۔ ارے نہیں، کہاں بھلا، خالہ نے پرزور لہجے میں تردید کی۔ ان کو تو ہم چھوئی موئی اور بی بکل کے نام سے چھیڑا کرتے تھے، جس طرح کی آشی بھی نہیں ہے، ہو بہو سغرا پیسی کی تصویر تھی۔ چہرے سے مسکینی، مظلومیت، بدحواسی کے تاثرات پھیلے رہتے اور وہ دل کھول کے طنز کے تیر چلاتے، جھنجلا کر آگ بگولا ہو کر انہیں زندگی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کو کہتے۔ مگر انہیں گائیڈ کرنے کو کون بیٹھا تھا؟ ساس خود ان پڑھ تھیں اور پڑھے لکھے، اونچی ناک والے، تیز غصے والے بیٹے کے قلبی مطالبات کیا جان پاتی؟ سغرا آپا کی زندگی کی رہی سہی خوشیاں بھی تذلیل، توہین کے اتھاہ سمندر میں ڈوبتی چلی گئیں۔ حسین بھائی سرے عام ان کی کوتاہی پر برہمی کا مظاہرہ کرتے، بھری محفل میں ان کی انا کی آبگینیں چکنا چور کر دیتے۔ چند جذباتی فطری تقاضوں کے نتیجے میں اولاد کا سکھ سغرا آپا کی محروم جھولی میں آن پڑا، مگر حسین بھائی قطعی بے نیاز رہے۔ ان کے نازک مزاجی کے سبب آخری دم تک سغرا آپا ان کے معیار پر پورا نہ اتر سکیں۔ اولاد نے بارہا اپنی آنکھوں کے سامنے باپ کے گرجتے برستے تیور اور مظلوم ماں کے اشک ندامت بہتے دیکھے۔ اولاد ماں سے زیادہ قریب ہو گئی۔ لڑکوں کی تعلیم و تربیت میں تو شاید حسین بھائی نے کچھ دلچسپی دکھائی تھی، مگر لڑکی سے قطعی بیگانہ رہے۔ نتیجتاً جیسا سغرا آپا سے بن پڑا، عاشق کی شخصیت بنا دی۔ میٹرک پرائیویٹ کر لیا کہ سغرا آپا کا خیال تھا زمانے کی ہوا ان کی بچی کو بگاڑ بھی سکتی ہے۔ آج ان کی اولاد جو ٹوٹی پھوٹی شخصیتوں کے مالک ہیں، تو اس کا سارا دوش میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کو جاتا ہے۔ اب ایک ایک کر کے ساری الجھی گرہیں کھلتی جا رہی تھیں۔ حسین بھائی کے انتقال کے بعد وہ گویا ایک طویل مدت کی محرومی اور اذیت کے حصار سے آزاد ہوئی تھیں، وہ بھی اور ان کی اولاد بھی۔ اب جب آزادی نصیب ہوئی تو غیر ارادی طور پر ان میں خود کو منوانے، اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کا خیال آ گیا۔ ماں اپنی انا کے جنگلوں میں بھٹکنے لگی اور اولاد اپنے من چاہے رستوں پر گامزن ہو گئی۔ خالہ نے مفصل تمام حالات کہہ سنائے۔ شفتل نے طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وقار کے اس سے اتنے بیزار بے اتنا رویہ کا سبب سمجھ میں آ گیا۔ درپردہ اس کی شخصیت کی چمکتی ضیاء، اعتماد کی کرنوں، اس کے بے ساختہ انداز اور اس کے سادہ شگفتہ طرز عمل سے معروف تھا۔ شفتل کی بھرپور آراستہ شخصیت اسے کم آئے گی اور محرومی کو چپتا ہوا احساس دلاتی تھی۔ شفتل نے ایک عزم کیا، اس خاندان کو اپنی شناخت لوٹانے کا، خود شناسی کا ہنر سکھانے کا۔ وہ بڑے مستحکم قدموں سے خالہ کے گھر سے روانہ ہوئی تھی۔ افو وقار بھائی، اب چھوڑ بھی دیں پیچھا اس کتاب کا۔ بڑے دل نشیں تبسم سے اس نے اس کی سمت دیکھا تھا۔ وقار نے ماتھے پر بل ڈال کر بھویں اچکاتے ہوئے سرد نظروں سے اسے دیکھا، پھر بیزاری سے سر جھٹک کر اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گیا۔ شفتل کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ اس نے وقار کی پیشانی پر گرے بال نزاکت سے اپنی مخروطی انگلیوں سے پرے کیے۔ ایک ایسا لطیف سا عمل تھا جو پتھر میں شگاف ڈال دیتا، مگر شاید وقار حسین پتھر سے بھی کچھ آگے کی چیز تھا۔ اس قسم کے لطیف پرکیف شوخیوں کا مطلق اثر نہیں ہوتا تھا۔ مانا کہ غصے کا مونوگرام رخ مبارک پہ سجانا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، مگر آپ کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہنسنا، مسکرانا، کچھ ایسا دقیق اور پیچیدہ عمل بھی نہیں۔ یقین نہیں آتا تو میری طرف دیکھ لیجئے، بلکہ مجھ سے سیکھ لیں۔ شرارت سے جگمگاتی خوبصورت آنکھیں لیے بڑے شریر سے انداز میں شفتل بولی۔ دوسرے ہی لمحے ایک بھرپور تماچا اس کے منہ پر پڑا۔ بازاری عورتوں کی طرح میرے سامنے فنکاری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھی؟ وہ غرا کر بولا۔
शफ्तल ने साएं साएं करते कानों पर से बाल हटाते तिमतिमाता गाल सहलाया। नहीं, यही वक्त तो इम्तहान का है। वकार, बड़ी जसारत से इसने वकार का बाजू थाम लिया। ये ठीक नहीं है। देखें, जब मियाँ बीवी नौबत मारपीट तशद्दुद तक पहुंच जाती है तो रिश्ते का सारा हुस्न, सारी नज़ाकत तबाह हो जाती है। हमारे अंदर दोस्ती तो होनी चाहिए ना। मैं नहीं चाहता कुछ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो हाँप कर बोला और अपने आप को छुड़ाता दूसरी तरफ मुड़ गया। शफ्तल के हद लतीफ़ एहसासात को बड़े ज़ोर का धचका लगा। बाबा ने कभी भी इतने तहकीर और तनफ़ुर में डूबे अंदाज से नहीं झिड़का था। हमेशा एक मोहतरम सा, खूबसूरत सा एहतराम पेश नज़र रखा था। इसने हिम्मत ना हारी और तेज़ी से इसके रास्ते में आ गई। वकार, यूँ सच्चाइयों से मुँह मोड़ कर तो आप ख़ुद को दोहरी अजियत में मुब्तला कर रहे हैं। कभी तो मेरी बात सुन लें। देखें, हमें खुशगवार ज़िंदगी के साथ किसी अहद रफ्ता के दिल दुखा देने वाले ख्वाबों और ख़दशों से बेनियाज। वो इसके शाने पर हाथ रखकर बड़े यकीन और खुलूस से कह रही थी। वकार ने एक लम्हे को सर उठाकर बगौर इसका चेहरा देखा। फिर जाने क्या हुआ, वो दीवाना वार इस पर पिल पड़ा। लातों, घूंसों, मुक्कों से इसको धनक के रख दिया। मेरी बात नहीं सुनी थी, कहा था ना मैंने कि दफ़ा हो जाओ। वो चीख चीख कर कह रहा था, मेरी हुक्म अदूली करती हो, मुझसे ज़ुबान दराजी करती हो, अहमक जाहिल औरत, मुझे पढ़ाती हो। हैसियत क्या है तुम्हारी? हैं, तुम हो क्या चीज़? गालिबन तारीख़ अपने आप को दोहरा रही थी। वही अल्फाज, वही अंदाज़, वही मर्द व ज़न का किस्सा। कुछ कसूर इसमें ख़ुद अम्मी का भी था, बाबा जान को हमसे दूर करने में। ठीक है, उनका रवैया बहुत नारवा और गुरेज़ पा था। वो हमसे करीब नहीं रहते थे, मगर अम्मी ऐसा करने की सही तो कर सकती थी। शायद फासले कम हो जाते। बाबा की ख़ास आदत थी, जब भी हम में से कोई शरारत या गुस्ताखी करता, वो हमें डांटने के बजाय अम्मी पर बरस पड़ते। अम्मी अपनी शामत अमाल से बचने के लिए जो ही बाबा आते हमें इधर उधर कर देती। इनके सामने ना आने देती कि हम में से कोई ऐसा फ़ेल सरजद हो जाए जो इन्हें नागवार गुजरे। अभी तो हम माँ के डरावों पर सहमे खामोश हो जाते थे। अम्मी हमारे एक मामूली से फ़ेल पर भी बतौर तंबीह बाबा से शिकायत करने की धमकी देती। औलाद ने बारहा अपनी आंखों के सामने बाप के गरजते बरसते तेवर और मजलूम माँ के अश्क के नदामत बहते देखे। औलाद माँ से ज़्यादा करीब होती गई। लड़कों की तालीम और तरबियत में तो शायद कुछ कमी रह ही गई थी। फिर बाप से हमें दूर किया। इस दूरी की दीवार ने बाप से हमें और बाप को हमसे बदगुमान बल्कि मुतनफ़र कर दिया। वकास हाथ मसलता रवानी से इतराफ़ कर रहा था। यही वजह थी कि जब आज़ादी मिली तो हम सब ने ख़ुद को तबाह कर लिया। दूसरे लफ्ज़ों में, अपने बचपन, लड़कपन की महरूमियों, तरस और बेबसी को छुपाने के लिए हमने अपनी मर्ज़ी के लबादे ओढ़ लिए। शफ्तल के अंदर उबलते भड़कते तौहीन के अंगारों पर फिर जैसे छींटे से पड़ गए। क्या हुआ? जो मेरा वजूद इसके अंदर की आग बाहर निकालने के लिए निशाना बन रहा है। मगर शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। हालात संवरने के बजाय बिगाड़ो इंतशार की तरफ मज़ीद तेज़ी से गामजन हुए। इस रात भी इसके नीलो नील वजूद को रात की अथाह या तारीकी में अपनी फितरी ख्वाहिश बुझाने के लिए मजबूत आहिनी बाजुओं का हिसार ताना तो इसका रुआं रुआं दर्द और तजलील के एहसास से शोला अफशा हो गया। मैं क्यों हर रोज़ इसकी आहानत ज़ोदोकोब के बावजूद बिना एहतजाज किए इसके हवाले अपना आप कर देती हूँ। इसमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं कि दिन में एक अपनायत आमेज़ निगाह मुझ पर डाल सके। कुछ सोचकर इसने होंठ भींचते हुए इसके बाजू हटा दिया और दूसरी सिमत करवट ले ली। 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते, इसके बाद वकार के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। रात का गुस्सा भी इसके इंतकामी अंदाज में शामिल हो जाता। बराह रास्त इस बात को तो शायद कभी भी कहने की जसारत ना करता। वही मखसूस हथकंडे जो मर्द अज़ल से औरत का गरूर और दिल तोड़ने के लिए अख्तियार करता है। बेवफाई का इल्ज़ाम, शक व शुबहा, तमस्खुर, शदीद गुस्सा। अना से बेहाल होता शख्स मज़ीद बफरता गया। गैस का तूफ़ान उबल कर फरजानगी की तमाम हदूद क्रॉस कर गया। झुंझलाहट, इंतकाम, बेबसी अरूज पर पहुँच कर इसकी तमाम जहनी तवानाइयाँ मफलूज करती गई और बिलाखिर बसारत व समात का हर उसबी खलिया आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। सिर्फ गोयाई की हसियात दीवानावार होंठों की मोहर तोड़ती हुई उबल पड़ी और इनसे वो अल्फाज अदा हुए जिसे सुनने से पहले हर औरत मरना पसंद करती है। उस दिन रबिया इसकी दिलजोई के हीलों में उलझी हुई थी तो वो थके थके अंदाज में मुस्कुराई। रबिया, तुम लोग क्या समझते हो मुझे नहीं खबर, मगर हकीकत तस्लीम के बिना कोई चारा नहीं। मैं जानती हूँ तकदीर का लिखा मिटाने पर ना मैं कादिर हूँ ना तुम लोग। मैं रिवायती पछतावे या मलाल से दो चार नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ हैरान हूँ रबिया इस बात पर कि मैंने तो आज तक नादानिस्ता किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने तो अपने बदतरीन दुश्मन के बद अंजाम की दुआ भी ना की थी, फिर मेरे साथ इतना अजीम
जुल्म हो गया, क्या इतनी अहानत, ऐसी जानलेवा तौहीन की मुस्तहिक थी मेरी ज़ात? आंसुओं से लबरेज निगाहें उठाते हुए शफ्तल ने इसकी सिम देखा। कुछ लम्हे यूं ही बेख्याली में तकती रही, फिर आंसुओं की पलकों के बाढ़ के पीछे धकेल कर बड़ी कोशिश के बाद मुस्कुराई, जैसे अचानक रिमझिम बरसात में धूप निकल आई। फिर सर हिलाकर उसने उसका हाथ थपथपाया। सुनिए, वो आपसे एक बात करना थी। इसी रात रबिया बेड पर नीम दराज टीपू के पहलू में बैठते मोहतात अंदाज में कह रही थी, मुझे दरअसल शफ्तल जी के मुतालिक बात करना थी, लेकिन डरती हूँ कहीं आपको बुरी ना लगे। असूलन तो अम्मी से करनी चाहिए थी, मगर हिम्मत नहीं पड़ी। छोटा मुंह और बड़ी बात, बल्कि बहुत बड़ी बात का मामला है। सहज सहज कर अपने मुद्दे के लिए माहौल इस्तवार करने लगी। तुम अब हमारी फैमिली का एक अहम फ़र्द हो, हमारे अपनों में से हो। तुम्हें पूरा हक है कि हमारे हर मामले पर राय देने, इसे सुलझाने का। शफ्तल जी की इद्दत पूरी हो चुकी है। पापा और अम्मी उनके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हैं। रबिया को कुछ तसल्ली हुई तो धीमे से कहने लगी, इस सिलसिले में अगर कोई प्रपोज़ल पेश करूं तो क्या आप कबूल करेंगे? इसने बहुत झिझक कर धड़कते दिल से कहकर उसकी सूरत देखी। वाई नॉट यार, मगर तुम किसका प्रपोज़ल पेश करोगे और इतनी जल्द? तुम्हें ख्याल कैसे आ गया? सामने की बात है, अगर आप समझें तो। रबिया ने इसके गिरेबान के बटनों से खेलते हुए एक लहजे को इसकी सूरत देखी। मेरा बहुत ही करीबी, बहुत गहरा खूनी रिश्ता, कहकर रुकी। टीपो एकदम ठिठक कर इसे घोलने लगा। क्यों? अगर आपको मेरी बात, मेरी जसारत नागवार गुजरी है तो? वो दिल ही दिल में सहम कर डरते हुए कहा। वो गहरी सांस लेकर उठ बैठा, पुरख्याल नज़रों से इसकी सिम देखने लगा। रबिया एक तलाक याफ्ता बहन का घर बसाने के लिए भाई हर ज़ात, रंग, नस्ल, उम्र के सवालों को खुश आमदीद कहने पर मजबूर हो जाता है। मैं खामोश इसलिए हुआ हूँ कि तुम्हारा प्रपोज़ल मेरे लिए कतई गैर मुतवक्किल है। दूसरी सबसे अहम बात ये, इसमें बख्त भाई की दिली रजामंदी शामिल है। क्या वो ऐसा चाहते हैं या महज तुम्हारी ख्वाहिश है? इसके लिए तो रबिया का ये पैगाम गोया बहारों का हसीन संदेशा था। शायद बख्त जैसा बोलबार, हलीम तबे, बावकार इंसान, माशी पोजीशन समेत शफ्तल के लिए मौजूद तरीन बंदा था। सही मायनों में इसके मिजाज और फितरत से हम आहंग। बात यह है कि वो हिचकिचा कर एक लम्हे को रुकी। पता नहीं आपको कैसा लगे, लेकिन ये हकीकत है कि ताई की तरफ से सिलसिला शुरू होने से भी पहले बख्त भाई मुझे आपकी तरफ भेजना चाहते थे, मगर शायद वो मुकद्दर के सिकंदर ना थे। हमें कुछ देर हो गई ये बात छेड़ने में, और तब तक शफ्तल जी को कोई और जीत चुका था। बहरहाल 2 सालों के इस गैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए वो आज भी अव्वलीन अय्याम के जज्बात के हमरा शफ्तल जी को अपने घर का उजाला बनाना चाहते हैं। इनकी मर्ज़ी ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लहजे में यकीन बोल रहा था। अम्मी और पापा को ये बात पता चली तो बेख्तियार सर बसजूद हो गए। इतना अच्छा, इतना नेक, ऐसा आली ज़र्फ़ दामाद मिल रहा था इन्हें। उनके सर से तो जैसे भारी चट्टान सरक गई थी। शफ्तल के सामने किस्सा खुला तो इसने साफ इनकार कर दिया। अम्मी, आपकी समझ में क्यों नहीं आता कि बेजोड़ रिश्तों से कभी हस्बे तमन्ना नताइज बरामद नहीं होते? फिर आप वही गलती कर रही हैं। बस आप निर्मल की फ़िक्र करें। शफ्तल जी खुद ही हमें बावर कराती हैं कि आप रिवायती लड़कियों की तरह हसास से एहसास जुर्म और बेबसी का शिकार नहीं हैं। फिर दूसरी शादी कहाँ से अनहोनी हो गई? रबिया इसका मिजाज समझ गई थी, इसलिए उसने कहा, मैं दूसरी शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इसके लहजे में ठहराव पैदा हो, मगर एक तो इतनी जल्दी। कुदरती बात है, मैं ज़हनी तौर पर ख़ुद को आमादा नहीं कर सकती। मगर क्यों? बख्त भाई क्या बहुत बुरे हैं? मुस्तरब होकर इसने अपनी उंगलियां मसलते हुए पूछा। ऐसी बात हरगिज़ भी नहीं। शफ्तल का लहजा धीमा पड़ गया था। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, आप यकीन करें। अच्छा होंगे। इसके लहजे में बेजारी ऊद कर आई। कुछ झुंझला कर उठ खड़ी, मगर मेरी तरफ से माजरत। अलबत्ता मैं भाभी तलाश करने में तुम्हारे साथ हर किस्म का ताउन करने को तैयार हूँ। रबिया इसके कतई इनकार पर भौचक्का बैठी वीरान नज़रों से इसे बाहर जाता देखती रही। वो इस वक्त भी उगबी सहन में करेले और कद्दू की बेलों की गोडी करने में मगन थी कि उसे आहट महसूस हुई। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। जी। एक हाथ में खुरपा लिए दूसरे से लिबास दुरुस्त करती दरवाजे की सिम बढ़ी थी। ठिठक कर रह गई। अस्सलाम वालेकुम। शाह बख्त ने संजीदगी से इसकी सिम देखा। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ लाइए। कदरे परेशानी के बाद इसने रास्ता दे दिया और धीमी चाल चलता हुआ सहन के बीच आ खड़ा हुआ। बाकी लोग नज़र नहीं आ रहे। जी, वो रबिया और अम्मी तो ईद की शॉपिंग के लिए गए हैं। टीप और इमरान बकरा ख़रीदने गए हैं। निर्मल ऊपर सो रही है और पापा ऑफिस में है। फर्दन सबकी हालिया पोजीशन बतलाई। इसने अभी तक इसे बैठने के लिए नहीं कहा था। अच्छा, इसने मध्यम लहजे में कहा। फिर मैं चलता हूँ। सुस्त रफ्तारी से वापसी के लिए मुड़ा। ओ नहीं, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। शफ्तल को अपनी बद इखलाक़ी बेमुरव्वती पर जैसे खुद ही शर्मिंदगी हुई। आप यहाँ तशरीफ़ रखिए।
मैं भी 2 मिनट में आई। तख्त के पास पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए वो जल्दी से किचन की सिमत बढ़ी। थोड़ी देर बाद ट्रे में 2 कप और कुछ चिप्स वगैरह सजा के ले आई। इसे चाय पकड़ाकर आहिस्तगी से अपनी कुर्सी पर बैठी। शाह बख्त की पेशानी पर तफक्कुर का जाल बिछा हुआ था। आपने तकल्लुफ़ किया। ख्यालों की वादी से उभर कर वो चौंका। शफ्तल ने महसूस किया जैसे वो जहनी तौर पर गैर हाजिर सा था। शफ्तल। काफ़ी देर बाद शाह बख्त ने अपना पहलू बदलते हुए से मुखातिब किया। उसने चौंक कर देखा। आपके इनकार की वजह मुझ तक पहुंच गई है। ठीक है, यह आपका अपना फ़ैसला है। मैं किसी लिहाज से, किसी हक़ के तहत आप पर कोई दबाव डालकर इस फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मुझे रिजेक्ट करने का जो जवाज़ आपने बतलाया, अगर वाक़ियतन आपके इनकार की यही वजह है तो मेरे ख़्याल में कोई ठोस वजह नहीं। ये कोई फार्मूला नहीं कि 2 फरीक ठुकराए हुए या भुगताए हुए हों वही खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, और अगर दोनों में से एक फरीक कमा रहा हो तो बंधन पायदार साबित नहीं होगा। ये फार्मूला बेशक नहीं है, मगर ये वाज़े और अटल हकीकत ज़रूर है। इसने तेज़ी से कहा था। यह हकीकत नहीं, हकीकत का एक रुख है। इसने तहम्मुल से जवाब दिया। हमारी अम्मी की वफ़ात के बाद हमारे वालिद ने मुतल्लका खातून से शादी की। दोनों एक दूसरे के ज़ख्मों पर मरहम रखने के बजाय पिछले टाँके उधेड़ने में लगे रहे। इनके आपस की नाचाकी का वाज़े सबूत इससे बढ़ के क्या होगा कि उनकी शादी के 10 साल बाद उनकी हादसाती मौत तक घर में किसी नए बहन भाई का इजाफा नहीं हुआ। शफ्तल शशदर से इसकी शक्ल देखती रह गई। ये इसके लिए कतई गैर मुतवक्की इंकशाफ था। मैं ये नहीं कहता कि एक फ़रीक के कंवारा होने से सूरत-ए-हाल बहुत खुशगवार हो जाती है, ऐसी बात भी नहीं। हमारे मोहल्ले के शेख साहब की फैमिली इस हकीकत की वाज़े तरदीद करती है। उनकी बेगम कंवारी थी, जबकि ख़ुद वो एक को भुगता चुके थे। आप देख लीजिए, दिन रात जितने फसादात और हंगामे उनके यहाँ होते हैं, पूरा मोहल्ला देखता और सुनता है। दोनों एक दूसरे से हलक तक शाकी हैं। शाह बख्त रवानी से कह रहा था। इसके लहजे में बहुत वक़ार, ठहराव, मुदब्बराना से पुख्तगी थी। मेरा ख्याल है आप पर खुल गया होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों की ज़ाहिरी कैफियत क्या है। प्लीज़ शाह बख्त साहब, वो किसी कदर बेबसी से बोली। देखिए, मैं ख़ुद तलाश करूँगी, आपको बहुत अच्छी सी ऐन आपके मिजाज के मुताबिक लड़की मिलेगी। इस किस्से को छोड़िए, बल्कि भूल जाइए। इसकी आंखों में लौ देते उम्मीद के दीप बुझ से गए। कितनी देर इसकी सिम देखते रहने के बाद दिल शिकस्तगी के आलम में वो वापस पलटा। तभी रबिया और अम्मी वगैरह अंदर दाखिल हुए। उफ, इतना रश था कि क्या बताऊँ। किस मुसीबत से फरागत मिली है। अम्मी तख्त पर बैठती हुई हाँफ कर कह रही थी। दोनों के चेहरे पसीने से शराबोर थे। शफ्तल झट स्काश बना लाई। अम्मी शाह बख्त को बाजार का आंखों देखा हाल बता रही थी। वो टीपू और इमरान नहीं पलटे अपनी मुहिम सर करके आ रहे हैं। सारे मोहल्ले को सुनाते, तमाशा दिखाते कि हमने 2 बकरे लिए हैं। रास्ते में 200 बंदों को टक्करें मारी, ठेलों छाबड़ियों से टकराते कोई एक तमाशा लगाया। अम्मी बड़े मसरूफ़ से अंदाज में कोफ्त से कह रही थी। तभी इन लोगों का नज़ोल हुआ। इस तरह के टीपू 2 जारहाना अज़ाइम रखने वाले सेहतमंद बकरों को रस्सी से बमुश्किल खींचने, एड़ी चोटी का जोर लगा के सहन तक ला रहे थे। इनसे 5 फुट पीछे इमरान मियाँ पतली सी शाख हाथ में लिए थके मांदे से खरामा खरामा तशरीफ़ ला रहे थे। अरे यहाँ क्यों ले आई इन्हें, सारी सब्जियों का नाश मार देंगे। लगता था शायद बकरों ने भी ये बात सुन ली थी। जो ही हरियाली देखी, रस्सी तोड़ा कर सरपट भागे और क्यारियों को पामाल करना शुरू कर दिया। अम्मी के 1000 शशकारने के बावजूद टीपू बकरों के साथ साथ इमरान पर भी गर्म हो रहा था। भेज दिया था मेरे साथ बड़ा पहलवान, मर मर के एक बकरे की रस्सी पकड़ी है। वो बिदक कर भागा तो ये मोहतरम भी साथ लुढ़कते चले गए। दोनों रेस लगाते लगाते जाने कहाँ गरूब हो गए। इतनी ख्वारी के बाद इन्हें ढूंढा, और ये काले धब्बों वाला तो पूरा मोहम्मद अली है, इससे भी 2 हाथ आगे। मोहम्मद अली तो बेचारा 2 हाथों से बॉक्सिंग करता था। ये सरे बाजार पिल पड़ा मुझ पर। ये भूरे बालों वाला, ये भी बड़ा शरीफ और नफ्स आपको लग रहा है। अपनी बेख्तियाराना मुस्कुराहट दबाते हुए शाह बख्त आगे बढ़ा और फुर्ती से मनचले बकरे को पकड़ लिया। दोनों को पकड़कर दीवार के साथ फासले से खूंटों पर बांध दिया। सब ने सुख का सांस ले। तौबा, किस कदर अक्खड़ मिजाज हैं ये खबीस। दांत किचकिचाकर टीपू ने कहा। टीपू और इमरान बकरों की टहल सेवा में मगन थे। निर्मल अपने पसंदीदा काम यानी बची खुची सब्जियों की गोडी कर रही थी। शफ्तल तख्त पर बैठी सब्जी बना रही थी। रबिया सुबह से अपने मैके गई हुई थी। आखिर वहाँ भी बकरा ईद का कुछ एहतमाम तो करना था। अम्मी किचन में हांडी के लिए मसाला भून रही थी। टीपू, तुमने कसाई से अच्छी तरह मामला तय कर लिया था ना? बेगम आफरीदी ने खुले दरवाजे से पूछा। जी हाँ, बेफिक्र रहिए। इसने इत्मीनान दिलाया। सवेरे ही आ जाएगा वो। ए लड़की, जाओ मेरी ज़ौजा मोहतरमा को ले आओ मैके से। टीपू बकरों का सिंगार करने में मसरूफ़ था। किस पर जाऊं और लेकर आऊं? शफ्तल ने फ़िक्रमंदी का इजहार किया।
हवाई जहाज़ ले जाओ या फिर टैंक, तुम्हारी मर्ज़ी है। टीपू ने हद दर्जा सादगी से मशवरा दिया। मुझे ज़रा जल्दी है, मेरा ख्याल है F-16 ले जाती हूँ। उकबी दरवाजे की सिमत बढ़ते हुए बोली। रबिया, रबिया भाई तशरीफ़ ले आइए, आपके ससुराल में आपकी सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही है। खुले दरवाजे से बेधड़क दाखिल होकर जो ही वो अंदर आई, सोफ़े पर नीम दराज सिगरेट के धुएं में गुम शाह बख्त पर नज़र पड़ते ही इसकी ज़ुबान और कदम दोनों को ब्रेक लग गए। वो शेख साहब के यहाँ गई है, कल के लिए उनकी मासी को बुक करने के लिए। आइए तशरीफ़ रखिए। नशिस्त दुरुस्त करते हुए इसने रबिया की अदम मौजूदगी की रिपोर्ट देते हुए कुर्सी की सिमत इशारा किया। नहीं, मैं चलती हूँ। यकलख्त वापसी के लिए पलटी। शफ्तल, एक भारी बारोब आवाज़ ने इसके कदम मेघ की तरह ज़मीन में गाड़ दिया। वो रुक गई मगर पलटी नहीं। शाह बख्त लंबे डग भर कर इसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ। मेरा वजूद आपके लिए हज़ार तनफ़्फ़ुर बेजारी का सबब सही, मगर आप इतने अरसे बाद पहली दफ़ा मेरे घर आई हैं और कुछ ना सही रबिया के ससुराली रिश्तेदार होने के नाते आपकी मेहमान नवाजी आपका हक बनता है और मेरी ज़िम्मेदारी। इसके नाराज़ से निरोठे लहजे की काट दिल ही दिल में से शर्मिंदा कर गई। ऐसी कोई बात नहीं है शाह बख्त, मैं आपसे ख़ाइफ़ या बेजार नहीं हूँ। निगाह कतरा कर कहा, आप बहुत अच्छे शरीफ इंसान हैं। तो क्या? वो कुछ भी सुने बगैर दरवाजे की सिमत बढ़ी। मैं चलती हूँ। इसके दोबारा रोकने से कबल वो दोबारा दरवाज़ा पार कर गई थी। घर आकर कितनी देर खाली उस जहनी के आलम में सहन में टहलती रही। तसव्वुर में अम्मी का पुरजोर इसरार, टीपू के मजबूत दलाइल, रबिया का इल्तिजाइया अंदाज और निर्मल और इमरान के खुश खुश चेहरे दर आते रहे। वो सब मिलकर इसे अपनी अड़ी तोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। टहलते टहलते इसकी निगाह ऊपर उठी। वो दम बखुद रह गई। रेलिंग से टेक लगाए जाने कब से वो एकटक उसे देखे जा रहा था। ओफ़ो, ये हज़रत कसाई साहब आखिर कब तशरीफ़ लाएंगे? टीपू आज से ज़ेरपा हो रहा था। 9 बज चुके हैं। वो उतरा मुंह बिगड़ा बिगड़ा मोड़ लिए माँ से कह रहा था, आली हज़रत का भी नूरा परा का वक्त नहीं आया, शर्म करो कुछ। अम्मी नाराज़ हुई। क्यों नियत ख़राब कर रहे हो? कौन सा 8 पहर का रोज़ा रखा है तुमने? इसने कुर्बानी की नीयत से रोज़ा रखा था। दूसरी कुर्बानी के लिए पापा ने नीयत बांधी थी। आखिर खुदा खुदा करके कसाई आया। ज़िबा की रस्म अदा हुई। काम के लिए बुलाई गई मासी के हमरा रबिया और शफ्तल किचन संभाल चुकी थी। अम्मी ख़त्म की शीरनी भिजवा और वसूल कर रही थी। निर्मल गोश्त की बू और सूरत दोनों से एलर्जिक थी। सुबह से कमरा बंद करके बैठी मौसीकी सुन रही थी। यार, अब तो सचमुच मतली होने लगी है तुम दोनों को इस हुलिये में देखकर। टीपू बैरूनी काम निपटा कर अंदर आया और नाक भूंज चढ़ाकर बोला। दोनों सर से पैर तक पसीने में शराबोर थीं। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। टीपू और इमरान गोश्त देने दिलाने के चक्करों में घन चक्कर बने हुए थे। आने वाले और वालियों को पापा और अम्मी रिसीव कर रहे थे। अच्छा हरी अब बिजली से ज़्यादा तेज़ी से चेंज करो। सब मिलके चलते हैं लंबी ड्राइव पर। सैर व तफरी करेंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। बस बस बस। शफ्तल ने हाथ रोककर इसके सुर तोड़ दिए। अब जाओ, यहाँ जो इतना आना जाना लगा हुआ है इनको कौन देखेगा? अम्मी और पापा संभाल लेंगे, बस तुम खिसको अब। ज़बरदस्ती से वॉशरूम की सिम धकेला। सादा से आसमानी सूती शलवार कमीज़ पर सूती दुपट्टा लिए बड़ी सादगी से तैयार होकर जीने की सिमत बढ़ी कि ठिठक कर रुक जाना पड़ा। जीने के इख्तिताम पर टेरेस के बंद दरवाजे से पोस्ट टिकाए गालबन इसी का इंतज़ार कर रहा था। ईद मुबारक हो। शफ्तल को तो कहना था ईद के मायने खुशी के होते हैं और मेरी ईद अभी नहीं हुई। शफ्तल ने चौंक कर इसका चेहरा देखा। लहजे के साथ साथ इसके चेहरे पर संजीदगी सब थी। वह सर झुकाकर अपने हाथ देखने लगी। शफ्तल, मैं आज आपको कुछ बताने आया हूँ। वो इसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ। मेरा इरादा था ये इतराफ़ आपको अपने घर ला के किसी बहुत खूबसूरत माहौल में करूँगा, मगर बहरहाल सुनिए। इसने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कतई लहजे में कहा, आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का इरादा मेरा आज का नहीं है। इसकी असास उस वक्त रख दी गई थी जब मैंने पहली बार आपको अपने नए घर के टेरेस से देखा। ये तो तकदीर के खेल थे कि मुझे अर्ज़ मुद्दा में देर हो गई और आप वक़ार हुसैन के नसीब का तारा बन गई। मैंने आपसे ऐसी मोहब्बत की है जैसे कि मेरे जैसा बंदा कर सकता है। इससे ज़्यादा इकरार मैं नहीं करूँगा और ना ही कर सकता हूँ। अलबत्ता मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं बतौर शरीक ज़िंदगी आपको बाएतबार, बावकार और शफाफ साथ फराहम कर दूँगा। वो यकीन क्यों ना करती? शाह बख्त के पूरे एतमाद लहजे की गंभीरता, इसके रोशन पुरखलूस आँखों से लपकते वारफ्ता शोले, इसके शफाफ खरे चेहरे के बोलते रंग, सब के सब मिलकर इसे यकीन दिला रहे थे। शफ्तल आओ, किताब ज़िंदगी का आगाज़ खुशगवार बाप से करें। अपनी मजबूत हथेली इसके सामने फैलाकर वो इसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था,
शफ्तल ने घबरा कर पलकों की बाढ़ गिरा ली और बेसाख्ता से दोनों हाथ पुश्त की तरफ ले गई। शाह बख्त शरारत से हंस दिया। अजरा है शरारत। एक लम्हे को दोनों हाथों से इसके शाने छूकर हाथ हटा लिए। इसका चेहरा मारे हिजाब के आतिशी हो गया। शाह बख्त सरशारी से कह रहा था, हाँ आप कहो, ईद मुबारक। ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफिज़।